Hello guys. In the last lecture we started talking about current. So in the last lecture we talked a few things about the current, basically how the current flows, what is the requirement of current to flow, how does it actually flows through a conductor. ये सारी चीजें हमने देखी. अब आज हम उस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा फंडा और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात लास्ट लेक्चर में बतानी रह गई थी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPRE. ठीक है ना, एम्पियर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. ये ऐसा यूनिट है. उसका सीजीएस यूनिट भी है जो ज्यादा नहीं लगता है, हम बहुत कम बार उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका भी एक सीजीएस यूनिट होता है एंड दैट यूनिट कॉल्ड एज बायट. उसको कहा जाता है बायट, BIOT. ठीक है ना, उसको कहा जाता है बायट. रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल B स्मॉल I से, और उनमें रिलेशनशिप है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 बायट्स. ठीक है ना, ये उनमें रिलेशनशिप है. ये एक चीज है. दूसरी एक चीज है वेदर द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात देखते हैं कि अगर यहां पे 3 एम्पियर्स करंट जा रहा है, यहां पे 2 एम्पियर्स करंट जा रहा है, तो यहां पे कितना करंट जा रहा होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे कितना करंट जा रहा होगा? 5 एम्पियर्स. लेकिन अगर ये कैसे निकाला हम लोगों ने? ये निकाला कि हाँ सर, यहां से 3 एम्पियर करंट आएगा, यहां से 4 एम्पियर करंट आएगा, तो ऑब्वियसली यहां पे एडअप होके यहां पे 5 एम्पियर्स करंट आएगा. सही भी है. लेकिन आपको अगर पूछा गया कि नहीं, ये वाला जो है यहां पे एक्चुअली इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट है, तो अब यहां पे करंट कितना होगा? इस डायरेक्शन में. ठीक है ना, ये वाली डायरेक्शन, मैंने यहां पे ये वाली डायरेक्शन दिखाई हुई है. सो इस वाली डायरेक्शन में करंट कितना होगा? तो वो हो गया 2 एम्पियर्स. सही बात है. इसका मतलब यहां पे करंट की डायरेक्शन पे एक्चुअली ये वाली जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में करंट डिपेंडेंट हो गया. यानी ये वाली जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में करंट डिपेंडेंसी, यानी कितना करंट होगा, ये किस पे डिपेंड है? यहां पे करंट की जो डायरेक्शन है उस पे डिपेंडेंट है. लेकिन ये वाला जो है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है और यहां पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो भी यहां पे कितना करंट आएगा? एग्जैक्टली यहां पे कितना करंट आएगा? सॉरी, यहां पे कितना करंट आएगा? अगर मैं कहता हूं 1 एम्पियर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, 3 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, तो यहां पे कितना जाएगा? 2 एम्पियर ही जाएगा. इसका मतलब ये जो 2 ब्रांचेस है, इन 2 ब्रांचेस में अगर एंगल चेंज भी होता है, पहले इतना एंगल था, अब इतना एंगल हो गया, फिर भी इस ब्रांच में वही रिजल्ट मिल रहा है. इसका मतलब करंट डायरेक्शन पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता. करंट इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन, लेकिन वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता है. इसलिए करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. Current is a tensor quantity. Tensor quantities are the quantities which are dependent on the directions but does not follow the vector laws. ठीक है ना, ये कंप्लीटली करंट जो है वो कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी है कि बिल्कुल डायरेक्शन नहीं है तो भी चलेगा, तो नहीं, इसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है. जब कभी भी डिफाइन किया जाता है करंट को, तो विद डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता है. ठीक है, अगर वो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करता है तो इट्स अ टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो द फंडा विल बी मोर क्लियर. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ठीक से सुनना क्वेश्चन. अगर चाहिए तो आप डिक्टेट भी कर सकते हो अपने नोटबुक में एंड देन ट्राई टू सॉल्व द एग्जांपल. नाउ द क्वेश्चन इज, इन गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड्स. इन गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट जो है वो 40 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं. 40 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, और इन द सेम इंटरवल, यानी इन्हीं 10 सेकेंड्स में 40 प्रोटॉन्स आर पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 40 प्रोटॉन्स आर पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इज द एवरेज करंट जीरो? ये पहला क्वेश्चन है. इज एवरेज करंट जीरो? एवरेज करंट जीरो है. अगर नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट? ठीक है, अब देखो
ये कोई भी मटेरियल है पता नहीं है, लेकिन इसमें दोनों फ्लो हो रहा है। कौन कौन फ्लो हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है और इसमें प्रोटॉन भी फ्लो हो रहा है, दोनों फ्लो हो रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन भी वही होती है। इसका मतलब प्रोटॉन की वजह से जो भी करंट फ्लो होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। यानी जो कुछ भी मटेरियल है उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन करंट भी इस डायरेक्शन में है, प्रोटॉन करंट भी इस डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। बेसिकली वो क्या करेंगे? एक दूसरे को एड अप करेंगे। वो एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं डायरेक्टली। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? द टोटल करंट विल बी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? सो Q डिवाइडेड बाय T प्लस Q डिवाइडेड बाय T। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन जितना। तो इसका मतलब 40E डिवाइडेड बाय 10 प्लस ये हुआ इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज 40E डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E माइनस होता है, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? 40E माइनस डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा? 40E प्लस डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। E का चार्ज पता है मुझे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतना चार्ज होता है। सही बात है, इतना चार्ज होता है। एंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ पे हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कंसिडर करते हैं, बिकॉज डायरेक्शन हमने ऑलरेडी चूज कर ली है कि हाँ इसके डायरेक्शन भी यही होगी, इसके डायरेक्शन भी ये होगी। सो टोटल करंट कितना होगा? यहाँ पे ये वैल्यूज रख दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर जस्ट टैली 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 है। ट्राई करके देखो, ठीक है। 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इतना आपको नेट एवरेज करंट मिलेगा। ट्राई करके देखना। और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। अ कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर्स I दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स दिया हुआ है। कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पियर पासिस थ्रू अ वायर फॉर 8 सेकंड्स, T इज इक्वल टू 8 सेकंड्स दिया हुआ है। T इज इक्वल टू 8 सेकंड दिया हुआ है। देन व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द दैट वायर, यानी Q पूछा है, सो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है। इजी प्रॉब्लम है। I इज इक्वल टू Q बाई T है, सो Q इज इक्वल टू IT होगा। I की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाई T की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 कूलोम। खत्म, एकदम इजी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हाँ, इस एग्जांपल में पूछा है अ वायर कैरीज करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर में करंट कितना है? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है। What is the charge that flown through its cross section in 1 seconds, यानी T is equal to 1 second दिया हुआ है। आपको Q पूछा है, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद how many electrons does this correspond to, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N निकालना है। सो N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये भी पूछा है। अगेन इजी है। Q इज इक्वल टू IT। Q की वैल्यू निकाल लो। Q की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए? Q की वैल्यू 2 कूलोम्स आनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। 2 कूलोम्स आनी चाहिए। उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q इज इक्वल टू N इंटू E है। सो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है। फाइनल आंसर निकाल लो। फाइनल आंसर आपका कितना आना चाहिए? 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ठीक है। ये एकदम इजी वाले एग्जांपल्स करवा रहा हूं। अब एक अच्छा वाला एग्जांपल है, ठीक से देखना। अब द क्वेश्चन इज द करंट इन द वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। I दिया हुआ है, लेकिन I कांस्टेंट नहीं है। I वेरीज विद द रिलेशनशिप I इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स प्लस 2 एम्पियर पर सेकेंड इंटू टाइम। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। बेसिकली आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 3 प्लस 2T, ठीक है ना। ये यूनिट्स निकाल दोगे आप, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? 3 प्लस 2T।
ये रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी ये जो करंट है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ रहा है। यहां पे रिलेशनशिप से मुझे वो पता चलता है। नाउ क्वेश्चन पूछा है इस पे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी coulombs ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4, इसके बीच में टोटल कितना चार्ज उसके थ्रू फ्लो होता है। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ये पूछा है। और दूसरा एक क्वेश्चन इमीडिएटली कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट करंट अगर है तो उतना ही चार्ज फ्लो करवाने के लिए वो कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा उतने ही टाइम इंटरवल में। यानी उन्होंने पूछा है कि इतने टाइम इंटरवल में जितना चार्ज मिलता है उतना ही चार्ज फ्लो करवाने के लिए इन 4 सेकेंड्स आपको कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है ना, सो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहां पे देखो कांस्टेंट करंट नहीं है, यहां पे वेरिंग करंट है। तो मैंने आपको बोला था कि वेरिंग अगर करंट होता है तो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो टोटल चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। ये किसका इंटीग्रेशन है, टाइम का इंटीग्रेशन है। तो टाइम का इंटीग्रेशन है तो लिमिट्स भी किसके रखने पड़ेंगे, टाइम के। टाइम का लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 4। सो इज इक्वल टू आई का मेरे पास इक्वेशन है, आई का इक्वेशन क्या है 3 + 2t। सो यहां पे रख दूंगा मैं 3 + 2t और इसका इंटीग्रेशन 0 to 4 के लिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, यहां पे ऊपर सॉल्व करता हूं। सो इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन कितना मिलता है 3t। सो 3t प्लस 2t का इंटीग्रेशन कितना मिलता है 2t स्क्वायर बाय 2। सो कहां से कहां तक रखना है 0 to 4 तक लिमिट रखना है। तो लिमिट रखने के बाद फाइनल आंसर आपको कितना मिलता है, फाइनल आंसर आपको मिलता है 28 coulombs। ट्राई करके देखो, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 28 coulombs। ठीक है ना, सो इतना चार्ज फ्लो होगा ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 4 सेकेंड्स। अब हमें पूछा है कि 4 सेकंड में ही इतना ही चार्ज फ्लो करवाने के लिए अगर मेरे पास कांस्टेंट करंट है तो वो कितना होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितना चार्ज फ्लो करवाना है मुझे, 28 कूलम चार्ज फ्लो करवाना है। कितने टाइम में 4, तो कितना करंट होना चाहिए 7 एम्पियर्स। खत्म, कांस्टेंट करंट पूछा है, तो कितना होना चाहिए 7 एम्पियर्स। ये कांस्टेंट करंट के लिए फॉर्मूला है, ये वेरिंग करंट के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जांपल। करंट पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 in 4 seconds. Find the total charge flowing through the wire in the given time interval. क्या दिया हुआ है कि करंट जो है वो करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर मैं IT ग्राफ निकालूं, ये I ये T, अगर ये ग्राफ निकालो तो इनिशियली करंट कितना था 10 एम्पियर्स, फाइनली करंट कितना है 0। कितने टाइम इंटरवल में 4 सेकंड्स में, यानी ये 4, यानी ये लीनियरली कम होता गया, 4 सेकंड पे वो 0 हो गया, लीनियरली बोला है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन। अब ये IT ग्राफ है, मैंने आपको बोला था कि IT ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द टोटल चार्ज। सो Q इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितना है इसका 4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है उसकी 10। सो 2 1 2 2 2 4 कितना मिला 20 कूलोम का चार्ज। खत्म, इतना इजी है। एरिया अंडर द कर्व इन द IT ग्राफ गिव्स यू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। ठीक है ना, IT ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द टोटल चार्ज फ्लो। ये इतना इजी है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ करंट के छोटे छोटे बेसिक्स के बारे में हमने बात की। नाउ विल गो फर्दर इनटू द करंट में और थोड़ा सा अंदर जाते हैं, ठीक से देखना। अब सपोज ये वाला एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली घूम रहे हैं।
ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली जो घूम रहे हैं उनके लिए उनको जो एनर्जी मिली है दैट एनर्जी बेसिकली थर्मल एनर्जी, इसलिए इनकी जो मोशन होती है विच इज ऑलवेज इन द रैंडम डायरेक्शन, दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज थर्मल मोशन। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, थर्मल मोशन। ये रैंडम होती है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूम रहे होते हैं, इसलिए नेट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, सो नेट मोशन इज जीरो। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करता हूं तो उसकी स्पीड होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा होती है, लेकिन वो पूरी की पूरी वेस्ट चली जाती है बिकॉज दे डोंट हैव एनी नेट डायरेक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी दे हैव पजेस्ड व्हाइल लीविंग द एटम। एटम जब लीव कर रहे थे तब उन्होंने वो वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी लेके रखी थी। नाउ अब क्या हुआ, मैंने उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V का। ठीक है, उसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस मैंने V का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। अब दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अगर मैंने V का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है फ्रॉम द हायर टर्मिनल टुवर्ड्स द लोअर टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है। डू यू एग्री? यस। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर जो भी चार्जेस हैं वो हर एक चार्ज जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स की वजह से वो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो कि सपोज ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो ऐसे नहीं होता है कि ये वाला अगर कंडक्टर मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया, इस पूरे कंडक्टर में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लिया, यहां पे मैंने अगर V का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, E इंटू ई, इतना फोर्स हमें पता है ना, F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, E इंटू ई, इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे हो तो वो कंटिन्यूअसली फोर्स एक्सपीरियंस करता जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यहां पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन ऐसे नहीं होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बीच में यहां पे जो पेरेंट एटम्स हैं कि जिनका इलेक्ट्रॉन खो गया है, जिनका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से बाहर निकल गया है, वो सारे जो एटम्स होते हैं बेसिकली अभी ये पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, वो बहुत हेवी आयंस रास्ते में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराता है, यहां से यहां पे टकराता है, यहां पे टकराता है, यहां पे, यानी नॉट नेसेसरी जिगजैग, लेकिन रैंडमली टकराता हुआ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही उसका कोलिजन होता है एक एटम के साथ, एक आयन के साथ टू बी प्रिसाइज, वो जो पूरा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यहां पे खत्म हो जाती है, यानी यहां पे उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, यानी इस फोर्स की वजह से उसमें फिर से काइनेटिक एनर्जी तैयार हो जाती है, इट अगेन गोज बैक टू अनदर डायरेक्शन, यानी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, बस ड्रिफ्ट होता जाता है इस साइड से इस साइड में। ठीक है, यानी बेसिकली वो टकराता 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 जाएगा, लेकिन जाएगा सिर्फ इस साइड में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली बहुत स्लो जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, उस फोर्स की वजह से उसमें जो वेलोसिटी तैयार हुई, वो वेलोसिटी कही जाती है VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है उसको। वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर में होती है। ठीक है, इस ऑर्डर में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से चार्जेस एक्चुअली फ्लो होते हैं। ठीक है ना, थर्मल मोशन जो है, थर्मल वेलोसिटी और थर्मल मोशन जो है, उस थर्मल मोशन की वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वो उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, दैट डायरेक्शन इज ई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टू बी प्रिसाइज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन, तो वो ऐसे जाते हैं, उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी जो होती है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब
उसके आगे। अब यहां पे होता क्या है, ठीक से देखना। अब होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे सपोज हाइपोथेटिकली कंसीडर करके चलो कि यहाँ पे एटम्स है, तो यहाँ पे ये टकराया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, उसके बाद ड्यू टू दिस फोर्स उसको ड्रिफ्ट मिला, वो यहाँ पे चला गया, उसके बाद यहाँ पे चला गया, उसके बाद यहाँ पे चला गया, एंड सो ऑन। ठीक है ना, वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया। अब यहाँ पे इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज हमें समझ में आती है। पहली टर्मिनोलॉजी हमने देखी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना, ये पहली टर्मिनोलॉजी देखी हमने। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जब उसका पहला कोलिजन, कोई भी एक कोलिजन हुआ, उस कोलिजन से लेके दूसरे कोलिजन के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो वाला जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, बेसिकली वो फ्री पाथ होता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, यानी बेसिकली हम मीन यानी एवरेज डिस्टेंस लेते हैं और उसको क्या कहा जाता है, मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन और बाय अ चार्ज बिटवीन कंसेक्यूटिव टू कोलिजन्स। ये मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री पाथ, बेसिकली ये फ्री पाथ है, फ्री पाथ है, फ्री पाथ है, इन सब का एवरेज निकाल के हम मीन फ्री पाथ कहते हैं उसको। तो ये मीन फ्री पाथ होता है। द ड्यूरेशन इट रिक्वायर्स फ्रॉम वन कोलिजन टू वन अदर कोलिजन, इस बीच का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है उसको। ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड या फिर टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमें लगते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स में हम घुसना शुरू हो जाते हैं, तो ये वाले पार्ट हमारे पिक्चर में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट देखो यहाँ पे कि सपोज कंसीडर करो कि इनिशियली ये वाला जो था, इसकी एक नेट कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियली वेलोसिटी नहीं थी उसको। ठीक है, उसके बाद उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, कितना फोर्स अप्लाई हुआ, E इंटू ई, इतना फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन, उस E इंटू ई की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिला, कितना एक्सेलरेशन मिला, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M, where M is the mass of that electron, F is the force experienced by that electron, so E into E divided by M। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर एटम को मिला। अब इनिशियली वो एटम जो था उसको कोई भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, यानी कोई भी नेट वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन ये एक्सेलरेशन मिला। ये वाला जो एक्सेलरेशन है उसको कितना टाइम मिला, एक्चुअली अगर ये पहला कोलिजन देखे तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी यहाँ पे उसके पास अभी कुछ नहीं है, तो ये फोर्स लगना उसको शुरू हो गया, तो यहां से लेके यहां तक उसको ये फोर्स लगता रहा। यहाँ पे अगेन उसकी टोटल वेलोसिटी जीरो हो गई, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है आयन कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होने के बाद अगेन इसको इतना ही फोर्स लगा, यहां पे चला गया फिर वो। यानी द थिंग इज कि हम ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो पूरा कवर करता है ये डिस्टेंस, तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी ही रहती है। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन उसको सपोज यहां पे मिला, तो ये एक्सेलरेशन कितना टाइम मिलता रहा, टोटल रिलैक्सेशन टाइम जितना है उतना टाइम उसको वो एक्सेलरेशन मिलता रहा। तो एट द एंड जब वो यहां पे टकराया, वो वाली जो वेलोसिटी है बेसिकली वो वेलोसिटी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज कंसिडर करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर ये वाला फॉर्मूला करो तो यहाँ पे u की वैल्यू जीरो है, तो v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ये वाला एक्सेलरेशन यानी e इंटू ई, सो e इंटू ई डिवाइडेड बाय m, इतना उसको एक्सेलरेशन मिला मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम, यानी रिलैक्सेशन टाइम, इतने टाइम वो एक्सेलरेशन मिला। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो ये जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की व्हेन इट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। चलो,
अब कंसिडर करो कि ये एक बड़ा कोई तो कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। वो जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गई, सपोज ई, यानी ऑब्वियसली इस तरफ हाइयर पोटेंशियल है, इस तरफ लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, तो हुआ ये कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फोर्स मिला। सही है, इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो उनको इस डायरेक्शन में फोर्स मिला। ठीक है, और वो फोर्स मिलने की वजह से उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तैयार हो गई उनकी। अब n इज फॉर दिस कंडक्टर, ये वाला जो मटेरियल है उस मटेरियल के लिए n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ठीक से कंसिडर करो कि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन्स निकले व्हेन t इज इक्वल टू 0 था। जब मैंने किया कि डेल्टा टी टाइम पे अगर मैंने चेक किया तो उतने ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके चले जा रहे थे। ठीक है ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके चला गया एट टी इज इक्वल टू 0, वही इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके जा रहा है आफ्टर डेल्टा टी टाइम। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वीडी, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना मिलेगा मुझे, वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, वीडी इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, मुझे पता है डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम यानी डिस्टेंस कवर्ड, ये v इंटू डेल्टा टी मिला मुझे। अब ठीक से यहां पे देखो कि ये v इंटू डेल्टा टी इतना जो एरिया है, इतने एरिया का चार्ज डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस करके चला गया। गेटिंग द पॉइंट, यानी ये वाला जो चार्ज था, ये वाला चार्ज t इज इक्वल टू 0 पे यहां था और t इज इक्वल टू डेल्टा टी पे यहां था, t इज इक्वल टू डेल्टा टी पे यहां था। इसका मतलब इस वॉल्यूम में जितने चार्जेस है उतने चार्जेस ने ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा टी टाइम में क्रॉस किया। ठीक है, इसका मतलब टोटल चार्ज क्रॉस्ड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल चार्ज क्रॉस्ड this cross sectional area is equal to the total charge right now present in this whole volume। ठीक है, इतने वॉल्यूम में जितना चार्ज है उतने चार्ज ने डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस होल वॉल्यूम निकालना है तो कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वॉल्यूम, द यानी ये वाला वॉल्यूम, इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो एरिया है इसका वॉल्यूम। अब ये वाला जो एरिया है इसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कितना होगा, a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी। सही है, a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, ये वाला जो होगा ये वाला उसका टोटल वॉल्यूम होगा। यानी इतना चार्ज जो है, इतना चार्ज इस एरिया को क्रॉस करके आया डेल्टा टी टाइम में। गेटिंग द पॉइंट, सो I इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्रॉस्ड अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टाइम t। तो ये डेल्टा टी कंसिडर किया तो क्या मिलेगा मुझे, यहां पे मिलेगा मुझे टोटल चार्ज Q। तो टोटल चार्ज Q यानी क्या मिलेगा मुझे, N इंटू E। ठीक है ना, N इंटू E, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट वॉल्यूम, उन्होंने ही तो क्रॉस किया, ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया है, यानी ये N और ये N अलग अलग हैं। आई विल जस्ट चेंज, मैं इसको कैपिटल N कर देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा।
सो कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम में हुआ ये। सो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो सॉरी और इंटू ई रह गया, इंटू ई। सो डेल्टा टी गॉट कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, वी डी इज इक्वल टू सॉरी I is equal to n कैपिटल N E A V D। ये वाला जो है, ये वाला टोटल करंट मिलेगा मुझे N E A V D। N is number of electrons per unit volume for that particular conductor, E is charge on a single electron, A is area cross section of that particular conductor, V is drift velocity। यानी टोटल करंट कितना फ्लो होगा, NEAVD। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक से देखना, गेटिंग द पॉइंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, समझ लो इसको ठीक से, ठीक है। चलो अब और एक छोटा सा पार्ट देखते हैं इसमें से, देन विल गो फॉर फ्यू एग्जांपल्स। एक छोटा सा पैरामीटर होता है कॉल्ड एज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया I बाय ए, इसे कहा जाता है करंट डेंसिटी। ये रिप्रेजेंट किया जाता है J से। सो अगर I का फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया, अगर मैं वो रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, NEAVD डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू J, ए कट जाएगा, J इज इक्वल टू NEA कैपिटल N, यहाँ पे भी कैपिटल N, NEAVD, उसमें से A कट गया, सो NEVD रह जाएगा। इसे कहा जाता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी कहा जाता है। सो इस पे एग्जांपल्स कुछ करेंगे हम लोग, सो और थोड़ा फंडा क्लियर हुआ, ठीक है।